गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। मैं मुकेश कटारे। दोस्तों, आपको कल हमने पॉलिटी के लेक्चर में फंडामेंटल राइट्स जो थे वो शुरू किए थे। फंडामेंटल राइट्स जो है आर्टिकल नंबर 24 तक कंप्लीट हो चुके थे। 24 के बाद में जो आर्टिकल है यानी कि 3 मौलिक अधिकार समाप्त हो चुके थे। इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये बच जाते हैं, तो उनको हम आज कंप्लीट करेंगे। ओके, आप अगर कल की क्लास नहीं अटेंड कर पाए हो तो जो रिकॉर्डेड है यानी कि जो प्लेलिस्ट बनी रहती है उसमें आप देख सकते हो। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में मैंने आर्टिकल 23 बता दिया था, और उसके बाद 24 वाला आर्टिकल है शोषण के विरुद्ध में। ये बताता है कि सरकार ने प्रावधान किए हैं कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते हैं, बालक बालिकाएं होते हैं, उनको खतरनाक स्थानों पर काम पर नहीं रखा जाएगा। तो यानी उनके शोषण को रोकने संबंधी ये अधिकार हो जाता है। आगे चलकर के सरकार ने क्या किया, इसके संबंध में विस्तार से कानून बना दिया। अब किसी भी प्रकार का, खतरनाक ही नहीं, अब किसी भी प्रकार का बाल श्रमिक जो है वो प्रतिबंधित कर दिया गया है। अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई होती है। धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अधिकार आर्टिकल इसमें 25 से 28 तक आते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में हमने एक शब्द देखा था, पंथ निरपेक्ष। मूल जो संविधान बनाया गया था उसमें ये पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं था, जिसे सेक्युलर बोलते हैं। 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, इंदिरा गांधी की जब ये सरकार थी। कुछ विचार हैं जो कहते हैं कि ये अनावश्यक जोड़ा गया शब्द है, समाजवादी शब्द भी अनावश्यक जोड़ा गया। इसका अर्थ मैंने बताया था आपको। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि भारत जो है, यहाँ व्यक्ति का धर्म क्या होगा इसको लेकर के उसकी कोई रोक टोक नहीं है। आपका यानी व्यक्ति का आपके ईश्वर से कैसा संबंध है ये आपका निजी विषय है, पर्सनल मैटर है। आप उसे साकार रूप में देखना चाहते हैं, साकार रूप में देख लो। आप उसे निराकार रूप में देखना चाहते हैं, निराकार रूप में देख लो। आप ईश्वर को नहीं भी मानते हैं तो मत मानिए, कोई आपके ऊपर प्रतिबंध नहीं है कि नहीं आपको ईश्वर मानना ही पड़ेगा। ऐसे हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं, और आज के समय में तो जिनको हम लिबरल कहते हैं, जिनको हम लेफ्टिस्ट कहते हैं, वो इसी प्रकार की विचारधारा की, विशेषकर उनको हमारे धर्म से एलर्जी है और दूसरे धर्म से उनका लगाव कुछ ज़्यादा है। अब व्यक्ति का उसके ईश्वर के साथ संबंध है, इसको लेकर के कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन राज्य की जब हम बात करते हैं, सरकार की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, तो राष्ट्र का कोई घोषित रूप से धर्म नहीं है। जैसे पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र हो गया, हमारा देश ऐसा नहीं है कि इसको हिंदू राष्ट्र घोषित कर रखा है या कोई। सर्वधर्म समभाव की बात आती है, यानी सभी धर्मों को समान आदर सम्मान मिलेगा, इसका अर्थ ये होता है। लेकिन फिर भी एक विसंगति जो हमें अपने संविधान में, अपने कानूनों में देखने को मिलेगी, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, आप थोड़ा गहराई से इस पर विचार करोगे तो आपको समझ में आएगा कि पंथ निरपेक्ष है। आर्टिकल 25 कहता है कि लोकाचार और सदाचार की सीमाओं के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की आवाज पर किसी भी धर्म का पालन कर सकता है, किसी भी धर्म को मान सकता है, उस धर्म के अनुरूप जो प्रैक्टिस है, व्यवस्थाएं हैं, उनका आचरण कर सकता है। शब्दों को समझना, कोई भी व्यक्ति अपने अंतरात्मा की आवाज पर, यानी इसमें डराकर धमकाकर धर्म परिवर्तन का निषेध है, रोक लगाई गई है। लालच देकर के अगर कोई धर्म परिवर्तन कराता है तो वो भी गैर कानूनी है, उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, बात आती है लोकाचार और सदाचार की। तो लोकाचार और सदाचार से यहाँ क्या मतलब है, तो लोकाचार और सदाचार का जो अर्थ है वो भी समझ लो। ऐसा धर्म, ऐसी धार्मिक क्रियाएं जो हमारे समाज को किसी प्रकार से विचलित ना करती हो, समाज के लोगों के द्वारा जिन्हें एक्सेप्टेंस दिया जाता हो, तो वो तो अलाउ है, इसके बाहर नहीं। जैसे हमने देखा कि अभी नवरात्रि चल रहे हैं, नवरात्रि में झांकियां लगती हैं, गणेश पूजा में गणेश पंडाल लगते हैं, मुहर्रम का जुलूस निकाला जाता है, अलाउ है।
और सरकार इनको सुरक्षा भी देती है, इनके लिए कार्य भी करती है। लेकिन आनंद मार्गी एक संस्था है, आनंद मार्गी संस्था जो है वो तांडव नृत्य करते हैं। तांडव नृत्य शिवजी ने किया था, वीवत्स, नरमुंड, कंकाल इनके साथ। तो थोड़ा सा इसको लेकर के न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में लोग पहुंचे, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी आर्टिकल का रेफरेंस देते हुए कहा कि लोकाचार और सदाचार की सीमाओं के अंतर्गत आप अपने धर्म का पालन कर सकते हो, उसका प्रदर्शन कर सकते हो। एक बाउंड्री लाइन के अंदर आपकी निजी जगह पर आप क्या करते हो इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पब्लिक प्लेस पर अगर इस तरीके का प्रदर्शन करोगे तो उस पर रोक लगाई जा सकती है। तो 25 नंबर का आर्टिकल ये कहता है, 25। अब यहीं पर देखो समझना कि आर्टिकल नंबर 25A में लिखा है कि सिख धर्म को कृपाण धारण करना उनके धर्म का अंग है। कृपाण तलवार, अक्सर आप देखते हैं जो पगधारी सिख होते हैं वो छोटी सी कृपाण रखते हैं। सिखों के लिए उनके धर्म में लिखा है कि 5 चीजें जो है, पंच ककार, उनका पालन करना हिस्सा है। केश, कच्छा, कड़ा, कंघा, कृपाण। तो चूंकि आर्टिकल 25 कहता है कि व्यक्ति किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है और उस धर्म के अनुरूप आचरण कर सकता है, तो इस कृपाण भी उनके धर्म का अंग है, इसलिए उसे अलाउ किया गया है। आप में कोई अन्य व्यक्ति कोई धारदार हथियार लेकर के हर जगह नहीं जा सकता है, रोक लिया जाएगा, डिटेन कर लिया जाएगा, मगर सिख धर्मों को अलाउ करते हैं। कम भारत में, हम दूसरे देशों के संदर्भ में बात नहीं करते हैं। अगर कोई इंटरनेशनल फ्लाइट में जाता है तो वहां पर तो चेकिंग सबकी होती है, वो एक अलग रूल। ठीक है, आगे 26 आर्टिकल कहता है कि धार्मिक कार्यों की प्रतिपूर्ति के लिए कोई चल या अचल संपत्ति, धार्मिक कार्यों की पूर्ति के लिए कोई चल यानी मूवेबल, अचल जो चल नहीं सकती, मूव नहीं हो सकती, जैसे जमीन हो गई, दुकान हो गई, तो ऐसी संपत्ति वो ले भी सकता है, खरीद भी सकता है और उसका मैनेजमेंट भी कर सकता है। अब यहाँ एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है इस समय कि हमारे हिंदू धर्म से संबंधित जो मंदिर हैं ये सरकार के द्वारा निर्मित नहीं किए गए, इन पर चढ़ावा कोई सरकार नहीं चढ़ाती है। उस धर्म में जिस व्यक्ति की आस्था है उनके द्वारा ये निर्मित किए गए, उन्हीं के द्वारा उनका चढ़ावा चढ़ाया जाता है, लेकिन इनका मैनेजमेंट जो है वो सरकार कर रही है। अधिकांश जो मंदिर हैं, मंदिरों को सरकार ने अपने अंडर में ले रखा है। बाकी किसी भी धर्म के किसी भी संस्थान पर सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करती। आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी चर्च का मैनेजमेंट गवर्नमेंट करती हो, किसी मस्जिद का मैनेजमेंट सरकार करती हो, लेकिन यहाँ जरूर करती है। तो ये पूरी तरीके से गलत है, इस संविधान के इस अनुच्छेद के विपरीत है। इस बात को लेकर के संघर्ष चलाया जा रहा है, लोग एकजुट हो रहे हैं, जागरूकता आ रही है, लीगल कार्यवाही भी कर रहे हैं। क्योंकि ये तो इसमें स्पष्ट लिखा है कि धार्मिक कार्यों की प्रतिपूर्ति के लिए, धार्मिक कार्यों की पूर्ति के लिए मंदिर बनाया जाता है, या वहाँ पर भंडारा करने का स्थल है, या वहाँ पर जो निराश्रित ऐसे लोग हैं, बीमार हैं, वृद्ध हैं, लावारिस हैं, उनकी देखरेख की जाती है, या किसी का इलाज किया जाता है, उसका मैनेजमेंट खुद वो करेगा। तो ये सब व्यवस्थाएं जो हैं करने का अधिकार हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट के रूप में मिला हुआ है। आर्टिकल नंबर 27 कहता है कि कोई भी धार्मिक कर नहीं लगाया जाएगा। मुगलों के समय धार्मिक कर लगाए जाते थे, जैसे जजिया कर आपने सुना होगा। जजिया कर जो है ये गैर मुस्लिमों पर यानी हिंदुओं पर लगता था, धार्मिक कर के रूप में इतिहासकार इसकी व्याख्या करते हैं। तो ऐसा कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा कि उस टैक्स का प्रयोग, उस टैक्स के द्वारा प्राप्त धनराशि का प्रयोग किसी पर्टिकुलर धर्म को बढ़ावा देने के लिए, किसी पर्टिकुलर धर्म की अभिवृद्धि के लिए किया जाता है। तो ऐसा कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा, और लगाया जाता है तो व्यक्ति ऐसे किसी भी टैक्स को देने से मना कर सकता है। तो हमारे ऊपर जो टैक्स लगते हैं, 2 तरीके के टैक्स लगते हैं। एक होते हैं डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर, और दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। इन्हीं के अंतर्गत अलग अलग टैक्सेस के नाम है। कैसे नाम है? जैसे इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, जीएसटी है, वैल्यू एडिड टैक्स है ना, सेस लगता है, संपत्ति कर लगते हैं,
तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अंतर्गत हैं। तो ये टैक्स जो लगते हैं यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको धर्म के आधार पर टैक्स लगाया गया है, तो ऐसा आर्टिकल नंबर 27 में लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर 28 ये कहता है कि सरकार के द्वारा अगर किसी शैक्षणिक संस्थान को, किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को सहायता दी जाती है या मान्यता दी जाती है, सिर्फ सहायता ही नहीं बल्कि उसके अप्रूवल से अगर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलता है जो प्राइवेट है, तो ऐसे किसी भी शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट को। कि एक तो ये है कि धार्मिक शिक्षा दी ही नहीं जाएगी, दूसरी बात ये आती है कि अगर ऐसा कुछ है भी तो उसको मजबूर नहीं कर सकते, कंपलसरी नहीं होगा ये लेक्चर। अब एक प्रश्न और आता है कि मान के चलो कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसमें वैदिक साहित्य हो गया या पर्टिकुलर वैदिक ग्रंथों को लेकर के ही वहां पर रिसर्च की जाती है, अध्ययन किया जाता है, तो वो सरकार ने मान्यता भी दे रखी है या सरकार की सब्सिडी से चलता है, तो क्या वहां पर वह शिक्षा देने से रोका जाएगा या उसमें उस स्टूडेंट को अटेंडेंस लेने से छूट दे दी जाएगी? क्योंकि ये इंस्टीट्यूट पर्टिकुलर उसी लिए बनाया गया है कि आपको रिसर्च करनी है, तो यहाँ इस प्रकार की छूट लागू नहीं होती। दूसरे अर्थों में ऐसे समझो कि यहाँ धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी से मतलब है कि किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में ये नहीं कहा जाएगा कि मेरा ये धर्म अच्छा है, दूसरे धर्म खराब है। आपको सब धर्मों की जानकारी दी जा सकती है, मगर किसी एक धर्म को अपनाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। हम ऐसे 2-4 उदाहरण हर दूसरे तीसरे दिन में न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि बच्चे जो थे टीका लगा करके स्कूल गए, कोई उत्सव था, जैसे मान लो नवरात्रि है, लगा ही लेते हैं, आजकल मैं भी लगा लेता हूँ। अब पता चला किसी स्कूल में गए, वो किसी क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा संचालित स्कूल है, तो वो लोग क्या कर देते हैं, प्रवेश नहीं देते हैं, टीका साफ कर देते हैं। तो ये जो है ये हमारे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है, ठीक है ना। कि इवन अब तो ये भी देखने को मिलता है, हास्यास्पद स्थिति देखने को मिलती है, खास करके एमपीपीएससी के एग्जाम में। यूपीएससी के एग्जाम आप दें और दूसरी तरफ एमपीपीएससी के द्वारा दें, वो ऐसी ऐसी हरकतें करवाते हैं सेंटर पर, एग्जाम सेंटर पर, कि आप जो हाथ में कलावा या जैसे रक्षा सूत्र कहते हैं वो भी काट देंगे। भाई उसमें कौन सी नकल करने की डिवाइस ले जा रहे हो? मैं पिछले 14 साल से एमपीपीएससी की हरकतों को देख रहा हूं। आप एक भी एग्जाम ठीक से कंडक्ट नहीं करवा पाते हो। जब से विज्ञापन जारी होता है तब से लेकर जब तक फाइनल पोस्टिंग नहीं हो जाती, हर बार संशोधन कैंसिलेशन यही जारी करते हो। आपके कैलेंडर आते हैं और कैलेंडर के संशोधन के लिए नए कैलेंडर आते हैं। आप ठीक से काम नहीं कर पाते हो। अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की बात करें, प्रीलिम्स की बात करें, तो एमपीपीएससी का मेरे पास तो आरटीआई के द्वारा इनके द्वारा दिया गया जवाब है। कभी भी इन्होंने 100 क्वेश्चन नहीं बनाए ठीक से और उन 100 क्वेश्चनों के 100 आंसर सही से नहीं दिए। कभी डिलीट करते रहे, कभी एक से ज़्यादा आंसर रहे। और यहाँ रक्षा सूत्र पहनकर जानने वालों का आप वो कटवा देते हो कि जिससे वो नकल ना कर पाए। थोड़ा सोचने वाली बात है कि क्या कर रहे हो, लकीर के फकीर होकर के बैठे हो। गोपनीयता के नाम पर मनमानी मत किया करो। आरटीआई से पहले ये कॉपियां देते थे मुख्य परीक्षा की, इन्होंने नियम बदल करके मुख्य परीक्षा की हार्ड कॉपी देना बंद कर दिया। क्यों? कॉपी मिलती थी तो कंपैरिजन हो जाता था, दिख जाता था कि आंसर के इतने उत्तर मिलना चाहिए, वहां नहीं दे रहे हो। गलत जो आंसर है उसको भी सही करके आपने दिया हुआ है, मेरे पास तो एविडेंस है। चलो, मेरा अपना और पीएससी का जो है वार्तालाप चलता रहेगा फिर कभी। तो 28 में ये कहा जाता है कि किसी भी सहायता प्राप्त या मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी या ऐसे किसी लेक्चर को कंपलसरी नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल नंबर 25 से 28 के बीच के जो प्रावधान है वो किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म का पालन करने से रोकते नहीं है, बल्कि उसका पालन करने का अधिकार दिलाते हैं, हक दिलाते हैं, कुछ करने की उसे स्वतंत्रता देते हैं। नेक्स्ट आता है
आर्टिकल नंबर 29 और 30। अगला मौलिक अधिकार है राइट टू एजुकेशन एंड कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, है ना। शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार 2 अनुच्छेदों के अंतर्गत समाप्त होगा। 29 में ये लिखा है कि अल्पसंख्यकों को, अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज किस आधार पर, भाषा धर्म के आधार पर। तो अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा और लिपि, थोड़ा सा लोग नहीं समझ पाते हैं या पूछ लेते हैं कि लिपि क्या होती है, भाषा तो समझ में आती है। तो भाषा जो बोली जाती है, जो सुनी जाती है, और लिपि जो बोलते और सुनते हैं उसको हम लिख पाते हैं। तो लिखने का जो तरीका है या जो लिखावट है उसे लिपि कहते हैं। ये जो आपके सामने लिखा है हिंदी तो भाषा है, और ये जो लिखी गई है इसे देवनागरी लिपि कहते हैं। देवनागरी लिपि जो है लेफ्ट टू राइट की ओर चलती है, ठीक है। ऐसे ही इंग्लिश जो है वो लैंग्वेज है और उसके लिखने की जो लिपि है वो रोमन है। तो किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति जो अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटीज है, उसको संरक्षण देता है कि वह अपनी जो भी भाषा है और जो भी लिपि है और उसका जो भी संस्कृति, जो भी कल्चर है, उसे बनाए रखने का उसे पूर्ण अधिकार है। कोई भी व्यक्ति उसे इसको छोड़ने के लिए नहीं कह सकता है। और यहाँ तक ही नहीं, ये भी कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को जो माइनॉरिटीज है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से नहीं रोक सकते। यानी कोई व्यक्ति किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी ट्राइब का हो, वो किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकता है, ठीक है। और 30 में ये लिखा है कि भाषा और धर्म पर आधारित जो माइनॉरिटीज हैं वो एक तो ऑर्डिनरी बने हुए एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जा ही सकते हैं, इसके अलावा वो अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं भी स्थापित कर सकते हैं। और इस आधार पर हमारे देश में कई सारी माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूट देखने को मिलेंगे। जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जाकिर हुसैन यूनिवर्सिटी दिल्ली में, कई कॉलेज होंगे जैसे इंदौर में क्रिश्चियन एमिनेंट कॉलेज। तो वो ऑर्डिनरी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भी जा सकते हैं, ऑर्डिनरी के अलावा दूसरे किसी में भी दूसरा जो है वो स्थापित भी कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार से उनकी संस्कृति को प्रोटेक्ट करने के लिए संविधान में दिया गया अधिकार है। अगला आता है आर्टिकल नंबर 31। ये जो अधिकार, मौलिक अधिकार हम 7 शुरुआत में सुनते थे, तो 7वां अधिकार आर्टिकल नंबर 31 में था, जिसे 44th अमेंडमेंट के द्वारा हटा दिया गया। राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, यानी किसी व्यक्ति के पास कोई अचल संपत्ति है तो संपत्ति को बनाए रखने का पूरा अधिकार है। विकासात्मक कार्यों में यह अधिकार रुकावट डालता था। हाईवे बनाए जाएंगे, रेलवे लाइन बिछाई जाएंगी, डैम बनाए जाएंगे, तो जिसकी संपत्ति है वो देने से मना कर दे तो ले नहीं सकते, क्योंकि फंडामेंटल राइट है। इसलिए इसको यहाँ से हटा करके शिफ्ट कर दिया आर्टिकल 300A में। यानी मौलिक अधिकार नहीं रहा, विधिक अधिकार तो है। जमीन ले सकती है, अधिग्रहण सरकार कर सकती है, बदले में आपको लगता है कि गलत किया या पैसा मुआवजा कम मिला, कंपनसेशन कम मिला, तो आप सामान्य कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्यवाही कर सकते हो। मौलिक अधिकारों के तहत नहीं कर सकते। मौलिक अधिकार के अंतर्गत होने से ये था कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपना केस फाइल कर सकते थे और सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। लेकिन इस स्थिति में ये हुआ है कि अब सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो। अब क्या होगा, अब पहले आप जो नॉर्मल कोर्ट है वहां से शुरुआत करोगे और धीरे धीरे अपर लेवल पर जाओगे। तो इसको समाप्त कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण जो आर्टिकल है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत, जिसे संविधान की आत्मा भी कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे भारतीय संविधान की आत्मा, सोल भी कहा, हृदय भी कहा, वो है 32। इसमें 5 प्रकार की रिटों का वर्णन है। रिट से मतलब यहाँ क्या होता है, रिट से मतलब है यहाँ पर अदालत के द्वारा एक प्रकार से दिया गया आदेश, उसको हम रिट कहते हैं। तो 5 प्रकार की रिट जो है सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है, एज वेल एज हाई कोर्ट ऑल्सो, यानी राज्य का उच्च न्यायालय भी इसे जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट तो करेगा ही, हाई कोर्ट भी करेगा। एक प्रश्न आया था यूपीएससी में कि आर्टिकल 32 यानी मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए जो रिट जारी की जाती है, सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट के अतिरिक्त भी क्या कोई अन्य संस्था
इसे जारी कर सकती है? तो उसका उत्तर है यस। संसद इस संबंध में विधि बनाकर, लॉ बनाकर किसी अन्य संस्था को भी ये अधिकार दे सकता है, अभी दिया नहीं है। तो 5 प्रकार की ये रिटें हैं। सुप्रीम कोर्ट जब जारी करता है तब आर्टिकल 32 लगता है, और जब यही रिट हाई कोर्ट जारी करता है तो आर्टिकल 226 के अंतर्गत जारी करता है। ओके, चलो देख लेते हैं इस चार्ट में 5 रिट शॉर्ट में। पहली रिट है जिसे बोलते हैं हैबियस कॉर्पस, हिंदी में इसे बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी है मैंडेमस, परमादेश, क्यो वारंटो, अधिकार प्रक्षा, प्रोविशन, प्रतिषेध, और सर्ट्योररी यानी कि उत्प्रेषण। हम इन सबको डिटेल में पढ़ लेते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जो है, अगर फिल्मों के आप शौकीन हैं तो इसका नाम अवश्य सुना होगा। मैं आपको एक मूवी दिखाता हूँ, दृश्यम। दिखाता क्या हूँ, याद दिलाता हूँ, अगर आपने देखी हो, पार्ट 1, अजय देवगन था। तो उसमें एक आता है, वो रेस्टोरेंट में व्यक्ति बुढ़ा कि मेरे बच्चों का अपहरण कर लिया है, वो पुलिस वाला परेशान करता है, तो वो कहता है कि आप हैबियस कॉर्पस लगा दो, बंदी प्रत्यक्षीकरण लगा दो। यानी ये रिट ये कहती है कि जब किसी व्यक्ति को बिना किसी प्राधिकार, प्राधिकार का अर्थ होता है अथॉरिटी, यानी कानूनन आपके पास कोई हक है कि किसी को बंधक बना सकते हो, बिना किसी अथॉरिटी के अगर बंधक बनाते हैं, तब इस रिट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय आदेश देता है कि उस व्यक्ति को मेरे सामने सशरीर प्रस्तुत करो। अब ये रिट ऐसे भी समझ लो कि हमारे समाज में आसपास हम ऐसी घटनाएं देखते हैं कि नाबालिग बच्ची थी या नाबालिग बच्चे थे, आपस में उन्होंने प्यार मोहब्बत में पड़े और घर से भाग गए, शादी कर ली। अब जैसे मान के चलो कोई लड़की थी, उसकी एज 18 साल से कम थी, अब उसको कोई अपने प्यार के जाल में फांस लेता है, शादी कर लेता है, तो यहाँ क्या होगा कि कंप्लेंट की जाएगी, पुलिस में FIR की जाएगी कि भाई गुम है, या उन्हें पता है कि किसी व्यक्ति ने झांसा दे करके। और मान लो पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है, लड़के वाले जो है बहुत पहुंच रखते हैं, प्रभावशाली हैं, पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है, तो ऐसी स्थिति में ये रिट लगाई जा सकती है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा अथॉरिटी को, जिस जिले का ये प्रकरण है, कि उनको मेरे सामने प्रस्तुत करो। तो पूरी मशीनरी लग जाती है फिर आदेश के पालन में, तुरंत उसको कहीं ना कहीं से पता करके लेके आते, पता तो सब रहता ही है। तो कहने का अर्थ ये है कि बिना किसी अथॉरिटी के बंधक नहीं बना सकते हो। यहाँ नीचे आप देखोगे कि यह सार्वजनिक, अब जैसे पुलिस बंधक बनाती है, किसी को गिरफ्तार कर लिया, कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, 24 घंटे के अंदर प्रोड्यूस करने का रूल है, नहीं किया तो उनके खिलाफ भी आ सकती है, और निजी के खिलाफ भी आ सकती है ना। जैसे किसी ने शादी कर ली या भगा ले गया, आजकल लव जिहाद का मैटर भी चलता है, वहां पर भी ये सब स्थितियां बनती है। तो ये दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। इट कैन बी इशूड अगेंस्ट बोथ प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक अथॉरिटी। अब एक बात और समझना कि क्या जेल में बंद व्यक्ति के विरुद्ध यह रिट जारी की जा सकती है? इस रिट का प्रयोग क्या जेल में बंद व्यक्ति के विरुद्ध हो सकता है जो कारागार में बंद है? तो आपका उत्तर होगा नो, नहीं हो सकता। क्यों? जेल में अगर भेजा गया है तो इसका मतलब यह है कि जेल में भेजने का आदेश न्यायालय ने ही दिया है। बिना न्यायालय के, बिना कोर्ट के आदेश के किसी भी व्यक्ति को जेल में नहीं भेज सकते। आप लॉकअप में यानी पुलिस स्टेशन में तो उसे रख सकते हो, हवालात में रख सकते हो, कारागार में तभी ले जा सकते हो जब उसने प्रकरण जो है जज के सामने प्रस्तुत किया हो और जज ने आदेश दिया हो कि हाँ, इन महोदय को अब बड़े घर में ले जाओ। तो ये ऐसे व्यक्ति के अगेंस्ट नहीं लाई जा सकती। क्या इस रिट का प्रयोग राष्ट्रपति, राज्यपाल? नहीं, उनके खिलाफ नहीं होता, देश के राज्य के प्रमुख होते हैं। तो पहली रिट जो है ये प्राइवेट और
सार्वजनिक दोनों के विरुद्ध होती है। कारण सिर्फ इतना है कि बिना किसी प्राधिकार के बंधक बनाते हैं तो हैबियस कॉर्पस यानी सशरीर प्रस्तुत करना। दूसरी रिट है जिसे कहते हैं मैंडेमस, परमादेश, आदेश और उसमें पहले जोड़ दिया है परम यानी बड़ा आदेश हो गया ये। तो बड़ा आदेश क्या है कि जब कोई लोक अधिकारी यानी पब्लिक सर्वेंट अपने कर्तव्यों का पालन ना करे या सही से ना करे, तब उसको इस रिट के माध्यम से उसका कर्तव्य पालन करने का आदेश दिया जाता है। जैसे समझना, मान लेते हैं कि एनआरसी असम में चल रहा है ना। अब एनआरसी का डाटा कलेक्ट करना था कि कौन लोग यहाँ के मूल निवासी हैं, कौन बांग्लादेश से भाग कर आए थे। तो इसका पूरा उन्हें डाटा बनाना था, अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी थी, और वो अधिकारी जो हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आदेश दे देगा उन अथॉरिटी को, सीएम को दे देगा, गवर्नमेंट को दे देगा, मुख्य सचिव को दे देगा कि हमने जो ये आपका ये कर्तव्य है, इस कर्तव्य का पालन क्यों नहीं कर रहे हो, करना ही पड़ेगा। ओके, ये रिट राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध नहीं आएगी, निजी लोगों के खिलाफ नहीं आएगी। मैंडेमस। तीसरी रिट है जिसका नाम है कियो वारंटो। इसका अर्थ होता है अधिकार प्रक्षा। ऐसे समझ लो अधिकार पूछना। क्या अधिकार पूछना? कि जब कोई पब्लिक पोस्ट, सार्वजनिक पद गैर कानूनी रूप से या बिना किसी अथॉरिटी के, बिना किसी प्राधिकार के कोई अपने अधिकार में ले ले, तो सुप्रीम कोर्ट इस रिट के माध्यम से उस व्यक्ति की योग्यता संबंधी प्रश्न पूछता है। मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लेते हैं कि किसी राज्य का सीएम का पद जो है पब्लिक पोस्ट है ना, मुख्यमंत्री का पद तो सार्वजनिक पद होता है। अब सीएम कौन बनेगा? जिस व्यक्ति को विधानसभा में बहुमत प्राप्त होता है, बहुमत प्राप्त दल या बहुमत नहीं प्राप्त हुआ है तो गठबंधन के माध्यम से वह जिसे अपना नेता नियुक्त करता है। राज्यपाल उसे सीएम पद की शपथ दिला देता है। रिसेंटली हरियाणा में चुनाव हुए, कल जिनका नतीजा आया, आजकल जलेबी बहुत चल रहा है वहां पर। अगर थोड़ा आप याद करेंगे, हरियाणा में एक होम मिनिस्टर पिछली सरकार में थे, अनिल विज करके, विज। उन्होंने कहा कि हाँ मैं भी सीएम बनना चाहता हूं, मैं काफी पुराना कार्यकर्ता हूं। दूसरी तरफ सीएम उस समय वो सैनी जो है वो बनाए गए थे। सपोज दैट कि ये हरियाणा के सीएम के पद पर अनिल विज बोले कि मैं सीएम हूं और सैनी जो है वो बहुमत प्राप्त दल के नेता हो जाएं, तो एक पद पर दो लोगों ने अगर अपना अधिकार प्रस्तुत कर दिया है या दोनों कहते हैं कि मैं सीएम हूं, मैं सीएम हूं, तो ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट पूछेगा इनसे, दोनों से या किसी एक से, कि आप सीएम पद पर होने की आपकी योग्यता क्या है, किस आधार पर आप अपने आप को सीएम कहते हो। तो उन्हें अपनी योग्यता संबंधी उन प्रश्नों का उत्तर देना होगा ना। जैसे ये हुआ था यूपी में, उत्तर प्रदेश में एक समय था, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे। कल्याण सिंह अपने मंत्रियों के साथ यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के उस समय राज्यपाल थे भंडारी, सरनेम याद है मुझे, पूरा नाम भूल गया हूं, रोमेश भंडारी शायद। उन्होंने क्या किया कि जगदम्बिका पाल जो थे उन्हें सीएम पद की शपथ दिला दी। कल्याण सिंह अपने मंत्रियों के साथ चीफ मिनिस्टर की हैसियत से मीटिंग कर रहे हैं, और उधर राज्यपाल ने जगदम्बिका पाल को उत्तर प्रदेश का सीएम बना दिया। तो एक समय में दो मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री, दो सीएम, तीन सीएम, पांच सीएम तो सुने हो सकते हैं, लेकिन एक ही राज्य के दो मुख्यमंत्री तो नहीं हो सकते। तो ऐसी स्थिति में इस रिट का प्रयोग करके दोनों से या किसी एक से पूछा जा सकता है कि बताओ आपकी इस पद के संबंध में अधिकारिता क्या है। तो ये भी सिर्फ किसके अगेंस्ट में आती है?
सार्वजनिक पद के अगेंस्ट में, प्राइवेट सेक्टर के अगेंस्ट में ये नहीं आती है। तो 3 रिट समझ में आ गई होंगी। आगे वाली 2 रिट, उनका संबंध ज्यूडिशियरी या क्वासी ज्यूडिशियरी से है, न्यायिक संस्थाओं से है या अर्ध न्यायिक संस्थाएं। अर्ध न्यायिक क्या होती हैं वो भी बता देंगे। पहले हम देखते हैं प्रोविजन, प्रतिषेध इसका मतलब है। मान लेते हैं, जैसे उसमें एक उदाहरण दिया है कि नर्मदा नदी के पानी को लेकर के 2 राज्य या 2 से अधिक राज्यों में विवाद हो जाता है, और इस विवाद के लिए जो प्रकरण है वो पहुंच जाता है, मान लिया हमने मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में या गुजरात के हाई कोर्ट में, किसी भी एक राज्य के हाई कोर्ट में यह प्रकरण पहुंच गया। विवाद है भाई, कौन कितना पानी यूज करेगा। तो अब यहाँ समझने वाली पॉइंट ये है कि किसी भी राज्य का जो हाई कोर्ट है, उसकी जो ज्यूरिडिक्शन है, यानी उसका अधिकार क्षेत्र है, सिर्फ संबंधित राज्य होता है। राज्य के बाहर कहीं पर भी उसका ज्यूरिडिक्शन नहीं होता है, उसका कोई अधिकार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कोई फैसला सुनाए या गुजरात का हाई कोर्ट कोई फैसला सुनाए या किसी अन्य राज्य का हाई कोर्ट कोई फैसला सुनाए, तो वो तो क्या हो जाएगा, गैरकानूनी हो जाएगा कि आपने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा करके प्रकरण की सुनवाई कर दी है, आपकी अथॉरिटी में ही नहीं आता है। तो उस पर रोक लगाने के लिए जो रिट आती है उसे कहते हैं प्रोविजन, यानी सुनवाई से रोका गया है और उस प्रकरण को जो संबंधित ज्यूरिडिक्शन होगा उसमें भेजा जाएगा। और सर्ट्यूररी जो है, सर्श्योररी भी बोल देते हैं, सर्ट्यूररी भी बोल देते हैं, उत्प्रेषण। यहाँ क्या होता है, यही स्थिति है कि जब कोई भी न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के किसी प्रकरण की सुनवाई करता है और सुनवाई करने के उपरांत फैसला दे देता है। अब जब फैसला आ गया, डिसीजन आ गया है, तो उस फैसले के क्रियान्वयन पर रोक लगाने के लिए जो रिट आती है वो है सर्ट्यूररी। यानी ऊपर वाली जो रिट थी वो आती है सुनवाई के दौरान, यानी फैसला आने के पहले, और सर्ट्यूररी आती है कि फैसला जब सुनवाई हो रही थी तब किसी ने ध्यान नहीं दिया या नहीं रोका। अब फैसला आ गया है तो चूंकि सुनवाई ही गलत है तो फैसला कैसे सही होगा, तो उस पर रोक लगाने के लिए ये सर्ट्यूररी आती है। तो इसका दोनों रिटों का संबंध है न्यायपालिका से। अब क्वासी जुडिशरी या अर्ध न्यायिक संस्थाएं क्या होती हैं? आधा न्याय देती है? नहीं नहीं नहीं, आधा न्याय नहीं देती, न्याय तो ये भी पूरा ही देती हैं। अगर हम उस संदर्भ में लें, अर्ध न्यायिक संस्थाओं से मतलब ये है कि यहाँ पर किसी विशेष प्रकार के प्रकरणों की सुनवाई होती है। जैसे हम एनजीटी ले लें, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। एनजीटी में सिर्फ पर्यावरण संबंधी मुकदमे सुने जाएंगे, सिविल मारपीट के, फौजदारी के, चोरी, लूट, बलात्कार, ऐसे मुकदमों की सुनवाई एनजीटी नहीं करेगा। इसी तरीके से कंज्यूमर फोरम हो गए, नेशनल कंज्यूमर फोरम या स्टेट वाले हो गए, यहाँ पर भी किस प्रकार के प्रकरण सुनवाए जा रहे हैं? उपभोक्ता संबंधी, उपभोक्ताओं के शोषण संबंधी, तो ये विशेष प्रकार का कोर्ट हो गया। ऐसे ही कैट हो गया, कैट मतलब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, यानी जो आईएएस ऑफिसर होते हैं उनके बीच के विवादों को रिजॉल्व करने के लिए ये संस्था बनाई गई है। या नदी जल विवाद ट्रिब्यूनल होते हैं। तो ये किसी विषय से संबंधित बनाए गए विशेष प्रकार के न्यायालय हैं, उनको कहते हैं अर्ध न्यायिक। तो वो क्वासी जुडिशियल है, उनके खिलाफ भी इन रिटों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एनजीटी था, वो उसमें कोई उपभोक्ता वाला केस आ जाए, ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 32 एक प्रकार से हमें मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करने का एक बड़ा अस्त्र है, बड़ा टूल है। मानव अधिकार और मौलिक अधिकार दोनों अलग अलग होते हैं। मौलिक अधिकार, मानव अधिकार जो है यूएन, यूनाइटेड नेशंस ने इसको डिफाइन किया हुआ है, जो मिलना चाहिए व्यक्ति को मानव होने के नाते। अलग अलग जो सरकारें यूएन की मेंबर हैं, अलग अलग जो देश उनके मेंबर हैं, उनके द्वारा कोशिश की जाती है कि व्यक्ति को जो यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स हैं वो उनको मिले।
लेकिन अंतर ये है कि मानव अधिकारों के लिए आप सर्वोच्च न्यायालय में नहीं जा सकते हो कि मेरे मानव अधिकार छीन लिए गए हैं तो मैं सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर दूं। लेकिन फंडामेंटल राइट की स्थिति में आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। इनकी सुनवाई के लिए अलग प्रोसेस है, अलग आयोग बना हुआ है, ठीक है। तो हमारे मौलिक अधिकार अन्य देशों के मौलिक अधिकारों से कुछ आधारों पर अलग हैं। पहली बात तो ये है कि बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखे हुए हैं, विस्तृत हैं, ब्रॉड है। इनके आर्टिकल 12 से लेके 35 तक दिए गए, इतने आर्टिकलों के अंतर्गत दिए गए। दूसरी बात क्या है कि कई सारे ऐसे अधिकार भी हैं जो कुछ देशों के संविधान में लिखित में है कि कब आप हंसोगे, राइट टू लाफ, कब आप रोओगे, कब आप उदास होगे। तो ऐसे अधिकार हमारे संविधान में नहीं लिखे हैं मौलिक अधिकारों के रूप में। व्यक्ति बुद्धिमान है, विवेकशील है, वो समझता है कि कब उसे हंसना है, कब मुस्कुराना है, कब रोना है, कब गाना है। अब किसी की शोक सभा में जा कर के वो हंसे तो उसको बुद्धिमान तो नहीं बोल सकते ना, बुद्धिमान, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो जाते हैं। तो संपत्ति का अधिकार जो था वो हटा दिया गया है। तो ऐसे करके मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट जो है 2 लेक्चर के अंतर्गत कंप्लीट हो जाता है। मोर और लेस 45 मिनट ही हुए होंगे जहाँ तक मैं समझता हूँ, और कल भी लगभग 50 मिनट का लेक्चर था। तो 2 घंटे की क्लास में आपने 12 से लेके 35 तक के मौलिक अधिकार प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े अच्छे से पढ़ लिए हैं। मुख्य परीक्षा में थोड़ा और हम डेप्थ में चले जाते हैं, इसके अंतर्गत भी थोड़ा किंतु परंतु जोड़ देते हैं। तो जब मुख्य परीक्षा के टॉपिकों के अंतर्गत आएंगे तो डिटेल में उसको लेकर के चलेंगे। कल क्या पढ़ने वाले हैं? तो कल हम पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मौलिक कर्तव्य। ये 2 टॉपिक कल पूरे हो जाएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ पॉलिटी के लेक्चर में। और जियोग्राफी का जो लेक्चर है उसमें हम पढ़ने वाले हैं ला नीनो, अल नीनो, या भारत में जो मॉनसून है। सबसे पहले हम भारतीय मॉनसून की उत्पत्ति संबंधी बातों को समझने वाले हैं कि मॉनसून की उत्पत्ति के लिए कौन कौन सी थ्योरी काम करती हैं। फिर मॉनसून में जो डेविएशन आता है वहीं पर ला नीनो और अल नीनो, यानी जिसे सदर्न ओसिलेशन या दक्षिणी दोलन के नाम से जानते हैं, वो कवर करने वाले हैं। तो बस लगे रहिए, जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, है ना। फैन फॉलोइंग थोड़ा बढ़ाइए तो आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी। एक और चैनल है जिसपे बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के आपको लेक्चर मिलते हैं, GS प्लस के नाम से। अगर ऐड देखना पसंद नहीं है बिना ऐड के तो उस पर भी जा सकते हो। तो अभी के लिए इतना, थैंक यू एंड गुड लक। और ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो आपको यहाँ शाम तक मिल जाएगा।